Hello friends, welcome to Edu Mantra again and this is ICSE and IIT Foundation platform और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 द सर्कुलेटरी सिस्टम. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो आज के इस एपिसोड में वी आर गोइंग टू यू कैन सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर और हम लोग पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू लेंगे. ओके and with the subsequent you can see videos we are going to understand each and every topic of this system और दिस चैप्टर इन मच मोर डिटेल. तो आज हम लोग यू कैन सी पूरे चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू लेते हैं. तो गेट रेडी स्टूडेंट्स. सो वी स्टार्ट विद द स्टेटमेंट एवरी ह्यूमन बीइंग इज द ऑथर ऑफ हिज ओन हेल्थ और डिजीज. तो हेल्थ इज वेल्थ और इसमें हमारा हार्ट जो है इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यू कैन सी ऑर्गन्स एज वी नो. तो वेलकम बैक एवरीबडी. So circulation chapter और we are going to start with the introduction of this chapter और साथ में पूरे चैप्टर का हम लोग एक ओवरव्यू देखेंगे. तो गेट रेडी. तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. तो टॉपिक्स ओवरऑल टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर में लर्न करने हैं. सो सबसे पहले वी गोइंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेशन, देन द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन. तो उसमें आपको स्टडी करना है ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग एंड इवन ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड सर्कुलेशन एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इन मच मोर डिटेल. और साथ में द सेकंड सिस्टम वी आर गोइंग टू लर्न एट द एंड इज द लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें गोइंग टू लर्न अबाउट lymphatic vessels and lymph glands. तो स्टूडेंट सो वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. तो चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट. तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स. इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट. सो एवरी लिविंग सेल, तो बॉडी के हर सेल को कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की और बहुत सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में तैयार होते हैं एंड दूसरे पार्ट्स में उनको सप्लाई करना पड़ता है. और साथ में नेचुरली वी हैव टू रिमूव द वेस्ट आल्सो एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस आल्सो फ्रॉम द बॉडी. और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर मूवमेंट ऑफ ऑल दीज यूजफुल, हार्मफुल, हार्मलेस एंड अदर सब्सटेंसेस from one cell to another cell of the body or within the same cell also. तो इसके लिए अलग अलग groups of animals में including human have evolved different methods for this transport. तो in short you can see animals में transport mechanism बहुत ही you can see unique होना चाहिए with a perfect you can see coordination because animal has to move from one place to another place. तो animals are not fixed like plants. तो plants को जो भी मटेरियल चाहिए वो प्लांट्स को नेचुरली उसी जगह पे मिलता है जहाँ पे प्लांट इज फिक्स्ड. तो देयर आर यू कैन सी टू डायरेक्शन इन विच द मटेरियल गेट ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट. वन फ्रॉम द सॉइल टू अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू जाइलम सिस्टम एंड द फूड एंड द स्टोर्ड मटेरियल इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और द लैटरल डायरेक्शन बाय द फ्लोएम. तो दो यू कैन सी पाइपलाइन सिस्टम प्लांट्स में होते हैं. ओके, बट इन एनिमल यू कैन सी दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एनिमल जो है is moving from one place to another place. That's why उसके अंदर intrinsic you can say system होना चाहिए जो materials को continuously क्या करे, transport करे. So need क्या है, तो we have to transport the nutrients, we have to transport the metabolic waste, we have to transport hormones and enzymes, we have to transport the defense cells and molecules, we have to transport the respiratory gases like oxygen and carbon dioxide. So these things have to continuously can see what circulated or transported from one part of the body to another और इसके लिए efficient transport system चाहिए. तो the system of transport in case of animal is circulation. तो पहले circulation का understanding करते हैं, circulation क्या होता है. तो what is the meaning of circulation सब पे देख लेते हैं. बिकॉज सर्कुलेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है सर्कल. तो एनीथिंग यू कैन सी विच इज मूविंग लाइक ए सर्कल उसको सर्कुलेशन कह सकते हैं. तो आपके सामने एक सर्कल यू कैन सी प्रेजेंट हो गया है.
So suppose this is the starting point. एक boy you can see want to go through this circle. तो एक starting point से वो start होगा. So you can see started and he has reached to the starting point again. तो the starting point जो है वो फिर से एक end point हो गया and he can go on moving over and over again. तो ये हो गया circular you can see what pathway. Okay. Now the same type of circulation is seen in the cells. तो this is a cell जिसका आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिख रहा है. साइटोप्लाज्म के भी जो कंटेंट होते हैं they also are actually getting circulated in the same manner, okay, within the cell. और इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग which is present in each and every cell. तो सेल के अंदर भी एक सर्कुलर you can see मूवमेंट चलता रहता है ताकि सेल के कंपोनेंट्स जो है या मटेरियल जो है सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या है ट्रांसपोर्ट हो. बट अगर सपोज दिस बॉय वांट्स टू यू कैन से स्टार्ट फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड ही कैन टेक ए जिगजैग पाथवे. ये पाथवे यू कैन सी मैंने बना लिया है. तब देखते हैं वो कैसे मूव करेगा. तो लेट्स सी. तो ही स्टार्ट्स मूव्स फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट. अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे. सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सर्कुलेशन बिकॉज यहाँ पे बॉय जो है वो जिस पॉइंट से उसने अपना जर्नी स्टार्ट किया था इट केम बैक टू द सेम यू कैन सी पॉइंट. ओके. सो अल्टीमेटली सर्कुलेशन का जो ओवरऑल मीनिंग होता है इट इज अ मूवमेंट इन विच ए थिंग रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इटसेल्फ इज द एंड पॉइंट. तो उसी तरह इसी मैकेनिज्म के जरिए हमारे बॉडी में भी मटेरियल्स आर गेटिंग ट्रांसपोर्ट. इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड कम बैक्स टू द सेम पॉइंट अगेन. So that's why the process is called circulation. So it is not necessary that the pathway will be exactly like a circle. तो आप अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वापस उसी पॉइंट में रिटर्न आते हैं बाय ट्रैवलिंग ए पर्टिकुलर डिस्टेंस देन इट इज ए प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन. सो अभी हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे सर्कुलेशन का. सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स like nutrients, oxygen, carbon dioxide, excretive product, etc. to the concerned tissue or organs with the help of circulating fluid. That is the key word, circulating fluid. So you require certain materials which can actually flow through the body, within the body. तो metabolites किसको कहते हैं. तो you know students कि हमारे बॉडी में जितने भी प्रोसेस होते हैं all the process are the result of biochemical reactions जिनको मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं. सो मेटाबॉलिज्म में एक्चुअली यू कैन सी रिएक्शंस होते हैं. रिएक्शंस ऑलवेज बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड गिविंग राइज टू व्हाट प्रोडक्ट्स. तो बॉडी में जो भी मटेरियल आता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल, लिक्विड्स वगैरह, ये सब बॉडी में या तो स्टोर होता है, यूज होता है, इसका कन्वर्जन होता है. तो वॉट एवर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इन द बॉडी विद इन द सेल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट मेटाबोलाइट्स. मतलब all the substances involved in the bodily process or metabolic process. तो इसके लिए collectively instead of you can see saying so many things nutrients वगैरह वगैरह तो हम लोग एक metabolite word use कर सकते हैं. So understood? Now अब देखते हैं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से fluids होते हैं and we'll see which fluids are involved in the circulation. तो circulating fluids पहले देखेंगे. सबसे main circulating fluid जो है वो blood है जो हार्ट और ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है. साथ में है लिम्फ जो लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फ नोड्स में रहते हैं. तो इन दोनों सर्कुलेटिंग मीडियम्स को आपको स्टडी करना है इन डिटेल. देन टिश्यू फ्लूइड्स भी होता है जो टिश्यू के स्पेसेस में प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द सेल्स. सो इट इज ऑल्सो यू कैन सी द फ्लूइड विच कीप्स ऑन सर्कुलेटिंग विद इन द टिश्यूज. एंड इसके साथ होते हैं नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स जो फिक्स्ड यू कैन सी पोजीशंस में होते हैं और दे मूव ओनली इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो उसमें है इंटरस्टिशियल फ्लूइड दो टिश्यू सेल्स के स्पेसेस में होता है. देन यू कैन सी देयर आर फिक्स्ड फ्लूइड्स लाइक आपके जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स जो है मूवेबल जॉइंट्स में नेचुरली एक सैक होता है. दैट सैक कंटेन्स सिनोवियल फ्लूइड. और आंखों के अंदर दो प्रकार का फ्लूइड्स होता है, विट्रस एंड एक्वस फ्लूइड. सो दीज आर द सब एग्जांपल्स
जिसको नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स कहते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रिमेन देयर इटसेल्फ एंड दे डू नॉट मूव. सो अब देखते हैं इन शॉर्ट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस एनिमल में कौन से हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमंस में कुछ किस टाइप का सर्कुलेशन है. तो बेस्ड ऑन पाथवे यू गॉट टू टाइप्स, ओपन एज वेल एज क्लोज्ड. तो ओपन में क्या होता है कि जो ब्लड है इट पासेस थ्रू द ओपन स्पेसेस इन द बॉडी. सो हार्ट से जो ब्लड एक्चुअली पंप होता है वो डायरेक्टली बॉडी के एम्प्टी स्पेसेस, जिसको साइनसेस कहते हैं, उससे फ्लो होता है. And this type of circulation is found in insects, lower you can see animals like arthropods and molluscs. Whereas closed circulation ज़्यादा efficient है. इसमें जो blood heart pump करता है, it is circulated through a system of closed blood vessel, just like a piping system. और ये piping system जो है body के हर part तक blood को distribute करता है without spilling the blood. तो ब्लड कभी भी सिस्टम से बाहर नहीं निकलता है, एंड दैट्स व्हाई द सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड एंड इट इज सीन इन सम लोअर एनिमल्स लाइक अर्थवर्म. और साथ में जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सब में क्लोज सर्कुलेशन होता है. और दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे, ओपन सर्कुलेशन इज लेस एफिशिएंट, क्लोज्ड इज मोर एडवांटेजियस. तो विल लर्न दैट इन द कैन सी वीडियोस हाउ इट इज. देन अब देखते हैं नंबर ऑफ सर्किट्स कि ब्लड जो फ्लो होता है वो कितने डायरेक्शंस में फ्लो होता है. तो नंबर ऑफ सर्किट्स कितने हैं, तो उसके हिसाब से यू गॉट सिंगल सर्कुलेशन, एग्जांपल फिश, एंड डबल सर्कुलेशन जो बर्ड और मैमल्स का सबसे यू कैन सी व्हाट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सो ऑल अदर एनिमल्स जनरली हैव ए सिंगल सर्कुलेशन. तो सिंगल सर्कुलेशन की बात करेंगे तो दिस इज द यू कैन सी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सर्कुलेशन इन फिश. तो वी कैन सी द गिल कैपिलरीज, सिस्टमिक मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी कैपिलरीज. सो दिस रिप्रेजेंट्स हार्ट. तो हार्ट का एट्रियम जो ब्लड को कलेक्ट करता है, डी ऑक्सीजन ब्लड. ब्लू जो कलर है वो डी ऑक्सीजन ब्लड या यू कैन सी नॉन ऑक्सीजन ब्लड को रिप्रेजेंट करता है. सो वेंट्रिकल में फिर उसको ट्रांसफर करते हैं. आपको बेसिक मालूम होगा, हार्ट के दो चेंबर्स होते हैं, एट्रियम, वेंट्रिकल. तो हार्ट से सबसे पहले ब्लड भेजा जाता है गिल्स में, जहां पे गिल्स कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से क्या करता है, एक्सचेंज करता है, एंड द ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड दैट ब्लड नाउ डायरेक्टली गोज टू डिफरेंट ऑर्गन्स. और इस तरह हार्ट से गिल से ऑर्गन, ये सिंपल यू कैन सी व्हाट सर्कुलेशन अचीव किया जाता है इन फिशेस. बट डबल सर्कुलेशन में होता ये है कि हार्ट सबसे पहले जो ब्लड है उसको लंग्स में भेजता है, विच इज deoxygen blood, ताकि blood is getting oxygenated and then the blood returns back to the heart. और इस प्रोसेस को कहते हैं pulmonary circulation. और फिर हार्ट में जो ब्लड वापस आता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, जो रेड से रिप्रेजेंट किया है, वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में, जैसे अपर साइड में हो गया ब्रेन एंड लोअर साइड में बाकी के दूसरे ऑर्गन्स में सप्लाई कर दिया जाता है, जिसको सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं. तो दिस डबल सर्कुलेशन भी हमें डिटेल में पढ़ना है इन द यू कैन सी अपकमिंग वीडियोस. तो बी रेडी फॉर दैट. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और क्या पढ़ेंगे हम लोग. सो डबल सर्कुलेशन जो ह्यूमन में पाया जाता है, तो ह्यूमन में जो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट होता है उसके दो मेन सिस्टम है. तो पहला सिस्टम जो है वो है ब्लड सर्कुलेशन. तो ब्लड सर्कुलेशन सिंपली मीन्स दैट यूज ऑफ ब्लड एज ए मेन सर्कुलेटिंग मीडियम. और ब्लड भी दो टाइप का होता है. जो रेड यू कैन सी आपको डायग्राम में दिख रहा है, रेड से जो रिप्रेजेंट है दैट इज अ फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ब्लू से दिख रहा है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और इसके साथ इसी के पैरेलल यू कैन सी यू गॉट अनदर सिस्टम कॉल्ड लिम्फेटिक सर्कुलेशन, जो इनडायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन के साथ कनेक्टेड रहता है, जिसमें होता है टिश्यू फ्लूइड या उससे ही लिम्फ भी कहते हैं, एज ए मीडियम ऑफ वॉट ट्रांसपोर्ट. और ह्यूमन के पास जनरली होता है क्लोज्ड डबल एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो क्लोज्ड एंड डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द यूनिक फीचर ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. चलिए आगे आपको देखना है कंपोनेंट्स. तो ओवरऑल ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में जो आपके दो सिस्टम अभी हमने देखे उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं शॉर्ट में. तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम,
देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ 3 पार्ट, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको ब्लड कॉर्पसेल्स कहते हैं. देन ब्लड कॉर्पसेल्स में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स आर देयर. एंड डब्ल्यूबीसी इज मेड अप ऑफ 2 main types, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes में you got neutrophil, eosinophil and basophil. Agranulocytes have got T lymphocytes, B lymphocytes and monocytes. फिर blood vessel 3 types के हैं, arteries, veins and capillaries. So this forms the blood vascular system जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है. आज भी थोड़ा हम लोग ओवरव्यू लेंगे, हर पार्ट के थोड़े you can see इंपॉर्टेंट चीज़ों को you can see देखेंगे और उसको डिटेल में हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं. देन लिम्फेटिक सिस्टम में आता है लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स. चलिए अभी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखते हैं. तो दिस इज द यू कैन सी एंटायर वैस्कुलर सिस्टम हमारे बॉडी का, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं. तो इसका डिस्कवरी किसने किया था? तो इस यूनिक यू कैन सी सिस्टम का कि बॉडी में जो खून है वो यू कैन सी ओपन स्पेस में नहीं है, वो कंटिन्यूसली फ्लो होता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर, और उसकी शुरुआत होती हार्ट से. इसको डिस्कवर किया था विलियम हार्वी ने इन 1628. तो विलियम हार्वी डिस्कवर्ड दिस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम because he discovered that the blood is circulated throughout the body with the help of vessels, and he himself called it as circulatory system, and that's why he is aptly called father of closed circulation. So blood vascular system के components देखते हैं. So we have got closed blood circulatory system. तो इसके 3 main component है. पहला है we require a blood which is the main circulating fluid, which is a complex fluid connective tissue. तो एक प्रकार का connective tissue है which is able to flow. Then we require the pumping organ called heart, which is a hollow muscular and 4-chambered organ. And third, we require the pathway through which the blood is going to reach to each and every part and get returned back. So they are the vessels, they are the circulating pathway. So they are hollow muscular elastic tubes. And the study of blood is called hematology. Heart के study को cardiology कहते हैं, and vessels के study को angiology कहते हैं. So each of these parts are being studied in detail. तो हम लोग upcoming videos में तीनों parts को अच्छी तरह डिटेल में स्टडी करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब हम लोग थोड़ा ह्यूमन ब्लड के बारे में थोड़ी बात करेंगे. तो ब्लड क्या है? You can see in the test tube, you can see the human blood has been collected. So blood हमारे बॉडी का मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, is vital complex reddish fluid connective tissue, and never stationary. Blood keeps on moving through our body with the help of circulating pathway, and pump जो है वो है heart. Then it keeps on flowing from heart to organs by arteries, and from organ back to heart with the help of veins. So it mainly helps in collecting and distribution of what? Metabolite. Because when blood reaches to a particular organ, तो हर organ blood में से कुछ चीजें ले लेता है, and it returns, it gives something to the blood. So ultimately blood not only collects the substance but also distributes the substance. And that's why it's also called the river of life. Because blood अगर flow होना stop हो गया, the person actually will be in trouble, he can even die. That's why blood is the river of life, truly said. चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड को शॉर्ट में देख लेते हैं. तो ब्लड का ओरिजिन जो है वो मेसोडर्म से होता है. इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू. कलर जो है ब्लड का 2 शेड्स है. रेड तो है लेकिन 2 शेड्स है. स्कारलेट रेड आर्टेरियल ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है, एंड पर्पलिश रेड वीनस ब्लड. I can see taste जो है salty है with a peculiar odor. Specific gravity is slightly heavier than water. Value is given. pH is very narrow. Average pH is 7.4. तो blood जो है वो 7.35 से 7.45 इस pH के बीच में fluctuate होता है. Very narrowly you can see maintained, and that's why blood is slightly alkaline. Then total volume जो बॉडी में है 5 to 6 लीटर हो सकता है एक हेल्दी एडल्ट में. फीमेल में कम रहता है, मेल में ज़्यादा रहता है. एंड हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स तैयार होते हैं, यूरिन, सलाइवा, टीयर, उसका 35% ब्लड ऑक्यूपाई करता है. दैन टोटल वेट बॉडी के हिसाब से 7 to 8%.
एंड नेचर ऐसा है स्टिकी एंड विस्कस 5 times एज कम्पेयर टू वाटर, तो ब्लड इज विस्कस। चलिए अभी हम लोग कंपोजिशन देखते हैं। तो अगर मैंने ब्लड को कलेक्ट किया, सो दिस ट्यूब कंटेन्स द अनकोएगुलेटेड ब्लड, होल ब्लड, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसमें आपको कंपोनेंट्स दिखेंगे। सो इन द ब्लड वेसल यू कैन सी द ऑल द कंपोनेंट्स, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड जो आपको मिलेंगे वो क्या है? तो पहला है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से द ब्लड मेंटेन्स द फ्लूइडिटी। साथ में आपको दिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से ब्लड रेड कलर का दिखता है। दैन प्लेटलेट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड WBC जो आपको ब्लूइश कलर का दिख रहा है। तो ये तीनों मिलके कहलाते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स या ब्लड पार्टिकल्स। कॉर्पसेल्स का मतलब पार्टिकल्स होता है। तो अगर मैं ब्लड को अभी सेंट्रीफ्यूज करूंगा तो विल फाइंड द सेम ब्लड which is collected in the test tube has been separated into 2 distinct layer दिख रहा है आपको। तो इसमें अपर लेयर जो आपको दिख रहा है लाइट येलो कलर का, दिस इज द नॉन सेलुलर पार्ट कॉल्ड प्लाज्मा, इसी को प्लाज्मा कहते हैं, एंड दैट मेंटेन्स द फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड। और नीचे आपको जो डिपॉजिट दिख रहा है रेडिश कलर का, दैट इज द सेलुलर पार्ट विच इज 45%। तो प्लाज्मा ऑक्युपाइज 55% एंड सेलुलर पार्ट which contain blood corpuscles occupies 45%। और अगर आप ध्यान से इस सेलुलर पार्ट को भी देखोगे, उसमें बॉटम में डार्क रेडिश कलर का जो लेयर है दैट इज RBC which is about 41%, और उसके ऊपर WBC और प्लेटलेट का एक बफी लेयर होता है जो 4% रहता है। चलिए अभी ब्लड के मेन फंक्शंस को थोड़ा देख लेते हैं। मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज कैटेगराइज्ड इनटू 4। ट्रांसपोर्ट करता है ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, रेगुलेट करता है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैथोजेंस, ब्लड लॉस, डिहाइड्रेशन एंड डिफरेंट फंक्शंस आर देयर। वी विल स्टडी दिस पार्ट इन डिटेल इन द वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस। चलिए अभी ब्लड प्लाज्मा के बारे में थोड़ा देखते हैं। ब्लड का लिक्विड पार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्लाज्मा। तो उसका कंपोजिशन तो देखो, यू कैन सी द ब्लड विच वॉज सेंट्रीफ्यूज्ड, उसका अपर लेयर में आपको प्लाज्मा दिख रहा है। तो प्लाज्मा 55% ब्लड का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इट इज लाइट येलो या पेल येलो कलर, जिसको आप स्ट्रॉ से कंपेयर कर सकते हो। इज अल्कलाइन एंड विस्कस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसमें वाटर होता है 90 to 92%, और बाकी के सल्यूट्स, यू नो वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, होता है 10 to 10%, 8 to 10%। एंड सल्यूट्स में यू गॉट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रेगुलेटरी सब्सटेंस। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे बाद में इन यू कैन सी मेन वीडियोस। एंड इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हैव गॉट गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, थोड़ा सा नाइट्रोजन भी होता है, और इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विच अमाउंट टू बी 1% लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के salts like bicarbonates, chloride, phosphates and sulfates। चलिए blood corpuscles, the particles which are present in the blood, जिन्हें blood cells भी कहते हैं। तो 3 main types are present। So this is the, you can see what actual blood smear of a human। तो एक पर्सन के ब्लड को जब हम लोग माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर स्टेनिंग, तो आपको ये पिक्चर दिखता है। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो आपको दिख रहे हैं दे आर RBCs। सो इरेथ्रोसाइट्स सब जगह पे आपको दिख रहे हैं। तो दिस सेल्स, इनको पॉइंटर से मार्क किया, देर ऑल RBCs, सब जगह पे RBCs जो यहाँ पे पिंकिश आपको दिख रहे हैं। देन आई गॉट थ्रोम्बोसाइट्स, तो स्मॉल पार्टिकल्स यू कैन सी द 3 particles seen in front of you, ये थ्रोम्बोसाइट्स है, प्लेटलेट्स कहते हैं इनको। एंड यू हैव गॉट अगेन सी व्हाट ल्यूकोसाइट्स, white blood cells। actually they are not white, they are colorless। और जब स्टेन करते हैं, कलर करते हैं, तो you can see the nucleus is seen। तो you got 5 main types of leukocytes यहाँ पे दिख रहे हैं। this is neutrophil, this is eosinophil, this is basophil, this is monocyte, this is lymphocyte। so 5 types of WBCs। चलिए अभी ये सारे ब्लड सेल्स बनने के प्रोसेस को हेमाटोपोएसिस कहते हैं। तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स फ्रॉम स्टेम सेल्स इन द बोन मैरो। तो सारे के सारे ब्लड सेल्स बोन मैरो के माइलॉइड टिश्यूज
या लिम्फॉइड टिश्यूज में तैयार होते हैं। आरबीसी बनने वाले प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, विच इज स्टिमुलेटेड बाय इरिथ्रोपोइटिन फ्रॉम किडनी, जो किडनी बनता है। ल्यूकोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, इट इज स्टिमुलेटेड बाय साइटोकाइंस, एंड थ्रोम्बोपोइसिस इज स्टिमुलेटेड बाय थ्रोम्बोकाइंस। तो थ्रोम्बोपोइसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। चलिए अब हम लोग आरबीसी दैट इज रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आरबीसीज आर फ्लैटेंड, दे लाइक एल्पेनलीबे, जेली लाइक एल्पेनलीबे अगर आपने खाया है तो आरबीसी एकदम एल्पेनलीबे जैसे होते हैं। बाइकॉन्वेट डिस्क विदाउट न्यूक्लियस, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क, so these are you can see cheeky disc like RBC, very petty and shape इसके लिए ऐसा है ताकि दे कैन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रैपिड डिफ्यूजन, और साथ में इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज बहुत आसानी से होता है। इसमें गोल्गी और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, और रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। एंड सिंस द साइंटिफिक टर्म फॉर रेड कलर इज एरिथ्रो, दे आर साइंटिफिकली ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। देन काउंट देख लीजिए, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो the calculation of the you can see number of blood cells is given in terms of millimeter cube, cubic millimeter के हिसाब से हम लोग ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं। तो 5 to 5.5 मिलियन हो गया, 50 to 55 lakhs रेड बोन मैरो में फॉर्म होता है। लाइफ स्पैन आरबीसी का फिक्स है, जनरली 100 to 120 डेज। उसके बाद में इट इज़ एक्चुअली डिसइंटीग्रेटेड एंड रिसाइकल्ड, और उसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करना। और जितने भी आरबीसी का लाइफ एंड हो जाता है, डैमेज होता है, तो उनको स्प्लीन में रिसाइकल और डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो दैट्स वाई स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ने ही वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इट इज अ आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी प्रोटीन जो आरबीसी में होता है, और यही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को टिश्यूज तक और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेके आता है। और हर आरबीसी के अंदर एक यू कैन सी 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से 16 ग्राम पर 100 ml तक होता है। और ब्लड देन ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा है पिक्चर में इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन एंड हीम ग्रुप, और इसी हीम ग्रुप में आयन अटैच रहता है। तो इसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। तो ऊपर वाले 2 चेन इज अल्फा, नीचे वाले 2 चेन जो पिंक पर्पल दिख रहे हैं वो है बीटा, और इनके साथ अटैच होता है हीम ग्रुप। कैन सी 4 हीम ग्रुप इज अटैच, और उसके साथ में रेड पार्टिकल जो आपको दिख रहा है दैट इज आयन। तो दैट इज हीम, एंड हीम के सेंटर में आयन इज अटैच। तो 4 आयन यू कैन सी एटम्स आर देयर, and that's why each hemoglobin can carry 4 ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो वेरी यू कैन सी व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग। अब देखते हैं वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में। सो दे आर नॉट वाइट, दे आर कलरलेस ब्लड सेल्स, हैव न्यूक्लियस एग्जैक्टली अपोजिट एज कंपेयर टू आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी सब होता है, और कलरलेस ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, एंड दे हैव गॉट the ability to actually move like amoeba. So most of them have amoeboid ability, और इस वजह से they can actually squeeze through the capillary wall. तो WBC are the defense cells, आपको मालूम होगा। तो अगर टिश्यूज में इन्फेक्शन हो गया तो वो ब्लड जो सर्कुलेशन से निकल के टिश्यूज में जाते हैं, लेकिन दे कैन गो ओनली थ्रू कैपिलरीज, थ्रू द स्क्वीजिंग प्रोसेस जिसको डायबिटीज कहते हैं। तो इसके बारे में भी हमें डिटेल में स्टडी करना है। वी विल स्टडी दैट इन अपकमिंग वीडियोस। देन थोड़ा बेसिक काउंट इज लेस 4000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये बोन मैरो में, लिम्फ ग्लैंड और स्प्लीन में तैयार होता है, और लाइफ स्पैन जो जनरली है 1 to 2 वीक्स है, बट सम ऑफ देम आर लाइफ लॉन्ग ऑल्सो लाइक बी सेल्स, एंड दे आर द main you can see what pillars of the defense cell. तो 5 मेन टाइप्स जो आपके ल्यूकोसाइट्स को हमने देखा था, उसको 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिपेंड अपॉन देयर यू कैन सी स्ट्रक्चरल फीचर। तो उसमें है ग्रैनुलोसाइट्स। तो ऐसे डब्ल्यूबीसी जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैनुल्स दिखेंगे प्रोमिनेंट, तो ग्रैनुलोसाइट्स,
एंड दूसरे हैं बिना ग्रैन्यूल्स वाले अग्रैन्यूलोसाइट्स। तो चलिए थोड़ा ग्रैन्यूलोसाइट्स को देख लेते हैं। ग्रैन्यूलोसाइट्स आर विद ग्रैन्यूल्स, जिनका मेन काम होता है फॉरेन सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करो, और उसमें से कुछ हिपैरिन भी रिलीज करते हैं। दिस इज द न्यूट्रोफिल्स विच हैव द यू कैन सी न्यूक्लियस हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। देखो 3 लोब्स दिख रहे हैं, 4 लोब दिख रहे हैं, 5 लोब दिख रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, शॉर्ट में PMNL। एंड सेकेंड इज इओसिनोफिल, एलर्जिक रिएक्शंस में, पैरासाइटिक इन्वेजन में इसका नंबर बढ़ता है। एंड सबसे कम बेसोफिल्स विच आर हैविंग वेरी डार्क यू कैन सी ब्लू कलर। तो तीनों जो ये सेल्स हैं यू कैन सी इनका नाम डिपेंड हुआ है कि विच कलर यू कैन सी दे एब्जॉर्ब। इसके बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, नाम कैसे पढ़ा। देन अग्रैन्यूलोसाइट्स के बारे में बात करते हैं जिनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होता है, एंड सम ऑफ देम आर फैगोसाइटिक, मतलब दे इनगल्फ द जर्म्स एंड डेड सेल्स, एंड सम प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। जैसे यू गॉट मोनोसाइट, दिस इज द लार्जेस्ट यू कैन सी व्हाट WBC, एंड लिम्फोसाइट विच इज द स्मॉलेस्ट WBC। तो लिम्फोसाइट्स में भी 2 टाइप है, T सेल्स जो जर्म्स को रिकॉग्नाइज करता है, एंड B सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाता है। तो मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट WBC, एंड हमारा ये लिम्फोसाइट सबसे छोटा प्यारा WBC है, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ एन RBC। अब ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, सो दे आर द मेन यू कैन सी कंपोनेंट ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो वो सबसे छोटे फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, दे आर कलरलेस एंड दे आर नॉट एक्चुअली सेल्स, दे आर द सेल फ्रेगमेंट्स विदाउट न्यूक्लियस। और जिस सेल से वो तैयार होते हैं उसको कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स या मेगा कैरियोप्लास्ट। तो काउंट जो है 2 to 4 lakhs, then they are formed in bone marrow. Lifespan is also short, 3 to 5 days, and function is blood clotting and also activate the you can see what the blood vessels की इलास्टिसिटी को मेंटेन करते हैं by releasing serotonin। चलिए अभी थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में देख लेते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोएगुलेशन भी कहते हैं। जैसे दूध जब जम जाता है तो होता क्या है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बिकम सॉल्युबल, एंड दिस प्रोसेस इज कोएगुलेशन। तो ब्लड जो है लिक्विड फॉर्म में है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड टू सेमी सॉलिड जेली, जिसको क्लॉट साइंटिफिकली थ्रोम्बस कहते हैं। सो दिस इज द टेस्ट ट्यूब, जिसमें आपको दिख रहा है कि खून जम गया है, एंड जमा हुआ खून नीचे जमा हो गया है, नीचे क्लॉट है। और इस प्रोसेस में जो लिक्विड ऊपर जमा हो जाता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लाज्मा, जिसको सीरम कहते हैं। तो सीरम के बारे में भी हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इन द वीडियो। तो इनसाइड द ब्लड वेसल्स द ब्लड बिल्कुल क्लॉट नहीं होता है, बिकॉज वी हैव गॉट सब्सटेंसेस लाइक हेपेरिन एंड एंटीथ्रोम्बिन जो ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है। लेकिन इफ देयर इज एनी ब्लीडिंग और एनी टिश्यू इंजरी जहाँ से ब्लड लीक आउट हो रहा है तो ब्लड कोएगुलेशन स्टार्ट होगा, एंड दिस प्रिवेंट्स ब्लड लॉस एंड ऑल्सो इनिशिएट्स द टिश्यू हीलिंग। क्योंकि जब तक आप ब्लड लॉस को रोक नहीं लेंगे तब तक आप यू कैन सी व्हाट हीलिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम 2 to 8 मिनट्स होता है, तो 8 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉट हो सकता है। तो इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। तो क्लॉटिंग जो है या तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर की वजह से इनिशिएट होता है। इसके लिए इफ देयर इज ए एक्सटर्नल इंजरी व्हेन द ब्लड कम्स इन कांटेक्ट विद द एयर और द स्किन तो वहाँ पे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाता है। दैट इज द यू कैन सी वेरी कॉमन फिनोमेना यू मस्ट हैव सीन व्हेन यू हैड ए स्मॉल कट और ब्रूज। तो थोड़ी देर में ही वहाँ पे क्या है ब्लड जम जाता है, एक यू कैन सी नेचुरल बैंडेज बनता है जो ब्लड क्लॉट है। और इंट्रिंसिक प्रोसेस जो है इट इज इनिशिएटेड बाय द प्लेटलेट्स जब इंटरनल यू कैन सी ब्लीडिंग होता है। सो टोटल देयर आर 10 फैक्टर्स, क्लॉटिंग के 10 फैक्टर्स, जिसको 1 to 12 रोमन में हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, जिसके बारे में हम डिटेल में वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 5 है। तो पहला प्लेटलेट्स, फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन एंड कैल्शियम आयंस। तो दीज आर द 5 मेन फैक्टर्स, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। एंड नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म इन शॉर्ट। तो फर्स्ट यू कैन सी लेफ्ट साइड के डायग्राम में जैसे ही ब्लड वेसल डैमेज होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर्स इनिशिएट हो जाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन चेंजेस टुवर्ड थ्रोम्बिन
एंड थ्रोम्बिन आपके फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड डायग्राम में आपको दिख रहा है प्लेटलेट्स नेचुरली क्या करते हैं कि ब्लड वेसल के डायमीटर को डिक्रीज कर देते हैं बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन, और साथ में वहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं ताकि टेम्पररी ब्लड लॉस कम हो। और लास्ट डायग्राम में आपको दिख रहा है फाइब्रिन्स जो है वो सारे ब्लड सेल्स को इंटरलॉक कर देता है और एक प्रॉपर यू कैन सी व्हाट स्टेबल क्लॉट बन जाता है। दिस क्लॉट यू कैन सी प्रिवेंट्स द यू कैन सी व्हाट लीकेज ऑफ द ब्लड। तो डिटेल में वी विल स्टडी इन द यू कैन सी अपकमिंग वीडियोस। So this is a cascade of reaction. Within few you can see what minute the entire process actually gets completed. और for your information सीरम किसको कहते हैं? ब्लड अगर क्लॉट हो गया तो उससे जो लिक्विड ooze आउट होता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड सीरम। यानी कि ब्लड से जब क्लॉटिंग होती है तो उससे एक लिक्विड लीक होता है, उसी को सीरम कहते हैं। सो अब देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है और कंपैटिबिलिटी क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज करना, व्हेन ए पर्सन गिव्स हिज ब्लड टू ए रिसिपिएंट पर्सन विद नीडी पर्सन इन सच ए वे दैट द ब्लड विल गेट प्रॉपरली मिक्स्ड विद द यू कैन सी पेशेंट्स ब्लड, तो उसको ट्रांसफ्यूज कहते हैं। ट्रांसफर करना, ब्लड मिक्स कर देना, फ्यूज कर देना। प्रॉपरली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेल्दी ब्लड फ्रॉम ए डोनर पर्सन टू ए नीडी पर्सन इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन ब्लड मैच होना चाहिए, ब्लड कंपैटिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लड कंपैटिबिलिटी मीन्स डोनर रेसिपिएंट के ब्लड, डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड, उसके आरबीसीज जिसके सरफेस पे एंटीजेंस होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होता है। दिस कंसेप्ट वी विल लर्न इन द अपकमिंग वीडियोस कि एंटीजन एंटीबॉडीज क्या होता है, यानी कि बोथ आरबीसी और प्लाज्मा वो मैच होना चाहिए। तो देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स एज वी नो, ए बी, ए बी एंड ओ। तो कौन किसको दे सकता है इसके लिए यू कैन सी वी हैव गॉट ए स्मॉल यू कैन सी वर्ड पोएम। तो आप इसको याद रखिए। ए कैन गिव टू ए एंड ए बी कैन गिव टू बी एंड ए बी कैन गिव ओनली टू ए बी, ओ कैन गिव टू ऑल। आई एम रिपीटिंग, A can give to A and AB, B can give to B and AB can give only to AB, O can give to all. So that's why since O can give to any you can see person, so it is universal donor and AB is universal recipient. So we will understand that in you can see detail कि क्यों universal donor है O और universal recipient है AB in our videos. तो अभी ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं कि सिंस वी हैव गॉट यू कैन सी 4 मेन ब्लड ग्रुप्स, तो एक्चुअली वो ब्लड ग्रुप सिस्टम जो बोलते हैं ए बी एंड ओ, दिस इज एबीओ सिस्टम। और दूसरा इसी के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है आरएच सिस्टम, क्योंकि वी आर टेलिंग ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो आरएच सिस्टम को डिफाइन करता है। तो एबीओ सिस्टम लैंडस्टेनर और उसके 2 स्टूडेंट डिकैस्ट्रो एंड स्टर्ली ने डिस्कवर किया। आरएच सिस्टम लैंडस्टेनर के साथ वीनर ने डिस्कवर किया। तो एबीओ सिस्टम जो है डिपेंड करता है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए और एंटीजन बी ऑन आरबीसी। विल अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल इन यू कैन सी अपकमिंग वीडियो। और आरएच सिस्टम डिपेंड करता है अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए रीसस फैक्टर, जिसको आरएचडी कहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी के सरफेस पे स्पेसिफिक मार्कर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो उसमें ए और बी टाइप डिसाइड करता है एबीओ सिस्टम, और आरएचडी टाइप जो है या फैक्टर डिसाइड करता है आरएच सिस्टम। तो एबीओ सिस्टम में 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, वी हैव गॉट ए बी एंड ओ। एंड आरएच सिस्टम के हिसाब से 2 ब्लड ग्रुप है, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। अगर दोनों ग्रुप को हम लोग यू कैन सी एक साथ कंसिडर करेंगे तो 8 ब्लड ग्रुप तैयार हो जाता है। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, एंड ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव, लाइक दैट। थोड़ा सा एबीओ सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो दिस इज द चार्ट विच टेल्स अस कि ए बी ओ और ए बी के आरबीसी और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। दिस इज एंटीजन ए, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी बेसिस पे हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और देखते हैं कि ए बी ओ ब्लड कंपैटिबिलिटी कैसा है, कौन किसको दे सकता है। तो दिस इज द रिसिपिएंट ब्लड ऑन द अपर साइड ए ब्लड ग्रुप,
क्योंकि ब्लड ग्रुप ए में आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन है जो ब्लू से दिख रहा है, बी ब्लड ग्रुप में आरबीसी के ऊपर बी टाइप का एंटीजन है, और ए बी वो होता है जिसके पास ए भी है और बी भी है, दैट्स वाई ए बी। एंड ओ इज ए यूनिक ब्लड ग्रुप जिसमें आरबीसी के सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो हु कैन गिव, तो नीचे डोनर आरबीसी। जनरली जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो जनरली आरबीसी जो है वो डोनेट किया जाता है, बाकी के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। तो ए कैन गिव टू ANAB, बी कैन गिव टू BNAB, AB can give only to AB, O can give to all, and on this basis O is the universal donor and AB is universal recipient. And why this is so we will learn in more detail later. तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव आरबीसी रहता है, क्योंकि RH पॉजिटिव में RH फैक्टर RD कहलाता है वो प्रेजेंट रहता है। एंड दिस इज द चार्ट विच टेल्स यू कि व्हाट इज RH पॉजिटिव एंड व्हाट इज RH नेगेटिव। So we'll understand this, you can see in our upcoming videos. और RH नेगेटिव पर्सन जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो RH पॉजिटिव को तो खून दे सकता है लेकिन RH पॉजिटिव खून ले नहीं सकता है, एंड इफ इट हैपन्स देन इट कैन बी प्रॉब्लमेटिक टू हिम। अभी हम लोग एक यूनिक वैकेंसी डिजीज के बारे में अभी आपको पढ़ना है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, जो वैकेंसी RH मदर जो नेगेटिव है उससे कंसर्न्ड है। इसमें क्या होता है कि एक RH नेगेटिव मदर के एक्चुअली कैंसी व्हाट वर्म में अगर एक RH पॉजिटिव बेबी डेवलप हो रहा है तो माँ सेंसिटाइज होती है और उसकी वजह से एक्चुअली नेक्स्ट बेबी जो है ओके इट कैन डाई। तो हाउ दिस प्रोसेस ऑकर्स वी विल लर्न इन डिटेल। तो इसी को RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। तो विल अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस in more detail in our videos। चलो अब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं। वाव लवली, दिस इज आवर ह्यूमन हार्ट बीटिंग, माय हार्ट इज बीटिंग, वो आपको एक ऐसे याद आ गया होगा। तो ह्यूमन हार्ट से बीटिंग कंटिन्यूसली, तो इट इज हॉलो मस्कुलर पंप। इसका बेसिक फीचर थोड़े देख लेते हैं। तो हार्ट का पोजीशन कहाँ है, तो जनरली बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में है। नो डियर, heart is actually at the center only, center of the you can see what chest mid line में है, लेकिन you can see the force जो heart generate करता है उसका असर left side पे ज़्यादा पड़ता है, and that's why you can see it is appear that you can see वो left side में है, और दूसरा उसका जो orientation है थोड़ा left side में है। otherwise you can see check they can see heart location, it is in the center behind the chest bone या breast bone। सो इट इज़ बिटवीन टू लंग्स इन ए स्पेस। तो हार्ट जिस स्पेस में लोकेटेड है उसको मेडिस्टेनम कहते हैं। तो और भी फीचर देखते हैं। कलर इज रेडिश ब्राउन, द साइज इज आपको मालूम है क्लोज्ड बंद मुट्ठी ऑलमोस्ट। द डायमेंशन 12, लंबाई 10 है 12 है। यू कैन सी ब्रेड्थ इज 9 एंड थिकनेस इज 6। देन शेप इज रफली कोनिकल, इसका ब्रॉड जो पार्ट है वो हमारे शोल्डर की तरफ है और कोनिकल जो अपेक्स है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। और इसी यू कैन सी अपेक्स की वजह से हार्ट इज फेल्ट टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। एंड वेट जो है वो 300 ग्राम इन मेल एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल है। एंड नाउ दिस पिक्चर देखिए इंटरेस्टिंग है। इसमें एक ह्यूमन हार्ट के अंदर जितना भी ब्लड है उसका खुद का हार्ट और जो ब्लड वो पंप करता है उसको निकाल दिया है। ऑल द ब्लड हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हार्ट एंड नाउ इट लुक्स वाइटिश। तो वेरी कैन सी व्हाट इंटरेस्टिंग इजंट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग हार्ट से रिलेटेड और क्या स्टडी करने वाले हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, वेंट्रल व्यू और डॉर्सल व्यू आपको स्टडी करना है। देन हार्ट वॉल एंड पेरिकार्डियम के बारे में थोड़ा देखते हैं कि हार्ट जो है अगर उसके एक पीस को हम लोग कट करके दिखाएंगे। सो दिस इज द हार्ट वॉल अलॉन्ग विद द पेरिकार्डियम। तो लेफ्ट साइड में आपको हार्ट का वॉल दिख रहा है, एक कट सेक्शन, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि हार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो हार्ट हैज़ 3 लेयर्स। ओके, हार्ट वॉल जो है वो 3 लेयर्स का बना हुआ है। उसमें इनर मोस्ट जो है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं जो सिंगल लेयर का बनता है।
एंड द थिकर द एक्चुअल हार्ट जो कार्डियक मसल्स का बनता है वो इस लेयर में है जो आपको येलो एरो में डिमार्केट करके दिखाया गया है. दिस मिडल myocardium muscular part and outer you can see layer of the heart wall is called epicardium जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है. एंड हार्ट को बाहर प्रोटेक्ट करने के लिए डबल वॉल का एक लेयर है जिसको पेरिटोनियम कहते हैं. और हार्ट के पेरिटोनियम इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिकार्डियम विच इज हैविंग 2 मेम्ब्रेन्स. उसमें बाहर वाला जो आपको फाइबर से भरा हुआ दिख रहा है, टफ फाइब्रस लेयर जो हार्ट को शॉक से बचाता है. साथ में इनर लेयर जो है वो सॉफ्ट है जिसको जेली जैसे बोलते हैं, सीरस लेयर. और इस सीरस लेयर में आपको 2 लेयर दिखेगा. एक उसमें भी आउटर लेयर जो व्हाइट कलर का दिख रहा है दैट इज आउटर पैराइटल लेयर. और अंदर की तरफ जो इनर विसरल लेयर है दैट इज नथिंग बट एपिकार्डियम. तो हार्ट का जो एपिकार्डियम है वो मेम्ब्रेन का इनर विसरल लेयर कहलाता है. और दोनों के बीच में आपको गैप दिख रहा है कि ग्रे कलर का गैप, उसमें होता है फ्लूइड दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड जो शॉक और इंजरी से बचाने के साथ साथ लुब्रिकेशन का भी काम करता है. तो इंटरनल स्ट्रक्चर अभी देखते हैं. सो दिस इज द ओवरऑल यू कैन सी कट व्यू ऑफ द हार्ट जिसमें हार्ट का कंडक्शन सिस्टम भी दिख रहा है क्योंकि हार्ट जो है खुद अपने आप को कंट्रोल करता है बाय क्रिएटिंग द इम्पल्स. एंड दिस इज द पिक्चर आई हैव ड्रॉन. तो ये मेरा ड्राइंग है फॉर द हार्ट. तो आप यू कैन सी इसको ट्राई कीजिए. यू कैन सी बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्रॉ द हार्ट ऑल्सो. exactly same you can see diagram I will you can see make you to draw. तो this is VS और TS of heart. तो इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने का बेस्ट वे है VS स्टडी करना. इसमें आपको मेन दिखेंगे 2 ऑरिकल्स जो अपर चेम्बर्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट, जो थिन चेम्बर्स होते हैं कलेक्टिंग चेम्बर्स होते हैं. 2 थिक वेंट्रिकल्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट. एंड देयर इज यू कैन सी द मेजर आर्टरियंस वेन जो ऑरिकल और वेंट्रिकल्स से रिलेटेड हैं. और साथ में आपको दिखेगा हार्ट वॉल्स. तो दीज आर द 4 थिंग्स यू विल सी क्लियरली इन द इंटरनल सेक्शन ऑफ द हार्ट. एंड दिस इज द डायग्राम वी आर गोइंग टू कैन सी लर्न टुडे. ओके, दिस विल बी एज अ रेफरेंस. तो इसमें लेफ्ट साइड जो दिख रहा है हार्ट इज डिवाइडेड टू लेफ्ट एंड राइट साइड विद द हेल्प ऑफ ए पार्टीशन जिसको सेप्टम कहते हैं. लेफ्ट साइड जो हार्ट का है वो टी ऑक्सीजन ब्लड को हैंडल करता है या उसको कलेक्ट करके पंप करता है टू द लंग्स. और आपका राइट साइड जो है वो ऑक्सीजन ब्लड को कलेक्ट करके वो पंप करता है पूरे बॉडी में. तो लेफ्ट साइड कलेक्ट्स द डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड पंप इट टू द लंग्स. लंग में वो ब्लड प्यूरिफाई होगा और फिर राइट साइड में आके राइट साइड वाला हार्ट जो है उसको बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में क्या करता है, सप्लाई कर देता है. तो वेरी यू कैन सी वेल कोऑर्डिनेटेड यू कैन सी प्रोसेस हार्ट करता है जिसको हमको लर्न करना है प्रॉपरली स्पेसिफिकली इन डिटेल. ये कैसा होता है, तो हार्ट के 4 चेम्बर्स है. हार्ट के बारे में स्टडी करने को 4 चेम्बर्स आते हैं. तो यू गॉट राइट एट्रियम विच इज़ द अपर थिन चेम्बर दिख रहा है आपको. लेफ्ट एट्रियम विच इज़ द अपर लेफ्ट थिनेस्ट चेम्बर जो कलेक्टिंग चेम्बर है. देन राइट वेंट्रिकल जो है इट इज़ द लोअर राइट थिक चेम्बर. और सबसे इंपॉर्टेंट चेम्बर क्योंकि इसी चेम्बर से जो ब्लड है ऑक्सीजन ब्लड बॉडी के हर पार्ट को सप्लाई होता है विच इज़ द लेफ्ट वेंट्रिकल द थिकेस्ट पंपिंग चेम्बर ऑफ द हार्ट. तो शॉर्ट में हम लोग RA राइट एट्रियम, LA लेफ्ट एट्रियम, RV राइट वेंट्रिकल एंड LV लेफ्ट वेंट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ हार्ट वेसल्स की बात करेंगे. तो वेन्स आर दोज वेसल विच इज ब्रिंगिंग द ब्लड टू द हार्ट, द रीच टू द हार्ट. तो लार्जेस्ट यू कैन सी वेन जो हार्ट में रीच करते हैं कौन कौन से हैं, तो उसमें है सुपीरियर वीना कावा जो हेड और शोल्डर से ब्लड को लेके आता है राइट एट्रियम में. देन इंफीरियर वीना कावा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आता है टू द राइट एट्रियम. एंड वी गॉट 2 पल्मोनरी वेन्स, दो राइट और दो लेफ्ट, जो ऑक्सीजन ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है. तो दीज आर द वेन्स विच ब्रिंग द ब्लड टू द हार्ट. साथ में गॉट लार्ज आर्टरीज जो हार्ट से अराइज होते हैं, उनका काम है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना, सप्लाई द ब्लड. तो उसमें गॉट पल्मोनरी आयोटा. सो दिस आयोटा कैरीज द ब्लड डीऑक्सीजन ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन. तो इस आयोटा से ब्लड लंग्स में पहुंचता है so that
lungs can exchange the carbon dioxide with oxygen, and this is that artery जिसको मुख्य धमनी कहते हैं, क्योंकि यही आर्टरी जो है जिसको सिस्टमिक आयोटा कहते हैं वो ब्लड को बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में सप्लाई कर देता है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन सी ब्लड वेसल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. सिस्टमिक आयोटा, इट इज द लार्जेस्ट आयोटा ऑल्सो. चलिए अब देखते हैं हार्ट वेव वॉल्स, बिकॉज वॉल्स आपको मालूम होगा आर द यू कैन सी व्हाट स्पेशल गेट लाइक स्ट्रक्चर जिससे वन वे ट्रैफिक यू कैन सी होता है, बैक फ्लो प्रिवेंट होता है. तो यू गॉट टू टाइप्स ऑफ वॉल्स, सेमी लूनर वॉल जिसमें यू कैन सी यू गॉट पॉकेट वॉल्स होते हैं, हाफ यू कैन सी व्हाट स्पीयर जैसे फ्लैप्स होते हैं, इसको पॉकेट वॉल्स भी कहते हैं. और दूसरा होता है सेप्टल वॉल, हार्ट का जो पार्टीशंस है ऑरिकल और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले जो पार्टीशन है एट्रियो वेंट्रिकल पार्टीशन सेप्टम, उसमें वॉल्व होता है, इसके लिए उसको सेप्टल वॉल कहते हैं. तो पहले देखते हैं सेमिनुलर वॉल्स कौन कौन से हैं. तो यू गॉट सिस्टमिक आयोटिक वॉल जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सिस्टमिक aortic wall which is at the opening of the systemic aorta. Then you got pulmonary aortic valve, this one, and ये आपके pulmonary aorta के opening में है. Then you got Haversian valve जो आपके inferior vena cava के openings में है. So these are the three you can see main semilunar valve. Then septal valve देखते हैं जो ऑरिकल को वेंट्रिकल से सेपरेट करता है. तो लेफ्ट बाइकस्पिड वॉल जिसको मिट्रल वॉल करते हैं, जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहता है और बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है. एंड दिस इज द राइट ट्राइकस्पिड वॉल जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में है. सो दीज आर द यू कैन सी इन टोटल 5 मेन valves of the heart which maintains the you can see flow in one direction, unidirection, and prevents the black flow. चलिए वर्किंग ऑफ हार्ट देखते हैं. पंपिंग हार्ट कैसे करता है जिसको डिटेल में हम लोग अभी वीडियो में देखेंगे. कुछ टर्म्स आपको अभी मालूम होने चाहिए. जब हार्ट का डायस्टोल होता है मतलब रिलैक्स होता है हार्ट, यू नो हार्ट जो का मसल है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं. जब हार्ट डायस्टोल फेज में होता है जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, डायस्टोल इज अ रिलैक्सेशन फेज, सॉरी डायस्टोल इज ए रिलैक्सेशन फेज. ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में पास होता है. यू कैन सी इन द डायग्राम द ब्लड जो है दोनों लेफ्ट और राइट में वेंट्रिकल्स में पास हो रहा है. और जब हार्ट यू कैन सी सिस्टोल फेज में होता है, सिस्टोल इज द एक्चुअल पंपिंग यू कैन सी व्हाट स्टेज जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उससे ब्लड चला जाता है बॉडी में. आधा ब्लड लंग्स में, आधा ब्लड बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स में. तो सिस्टोल इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन एंड इस फेज में ब्लड जो है पूरे बॉडी में पंप होता है थ्रू वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ आयोटास. पल्मोनरी आयोटा से लंग्स में और सिस्टमिक आयोटा से बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स में. मतलब हार्ट बीट और हार्ट रेट, दिल धक धक करता रहता है और इसका भी कारण है द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जिसको सिस्टोली एंड रिलैक्सेशन दैट इज कॉल्ड व्हाट डिस्टोली ऑफ हार्ट चेम्बर्स. तो हार्ट के चेम्बर्स जब कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होते हैं, इस पूरे प्रोसेस से एक यू कैन सी पैटर्न और रिदम तैयार होता है, उसी को हार्ट बीट या उसको स्ट्रोक कहते हैं. तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. और मेन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो है वेंट्रिकल का, बिकॉज वेंट्रिकल ही ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में सप्लाई करते हैं. और सिंगल हार्ट बीट जो है ये 0.83 सेकेंड में कंप्लीट होता है. तो वेरी क्विक विद इन 1 सेकेंड. तो हार्ट रेट मीन्स द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट. एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है दोस्तों को मालूम होगा. एवरेज इज 72 बीट्स पर मिनट और रेंज है 60 to 100. तो जब हम लोग रेस्ट कर रहे होते तो 60 तक रहेगा, लेकिन जब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो 100, और बहुत ज़्यादा अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इट कैन पास द 100 मार्क ऑल्सो. बट समटाइम you can see the heartbeat can become faster, तब उसको टैकीकार्डिया कहते हैं, मोर देन 100 बीट्स पर मिनट. और जब स्लो हो जाता है 60 से कम होता है तो उसको कहते हैं ब्रैडीकार्डिया. तो रेंज इज देयर फॉर 60 to 100. चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं पल्स क्या होता है. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो देखो डॉक्टर
आपके हाथ के इसी पोजीशन को प्रेस करके कुछ तो महसूस करने की कोशिश करता है। तो ही इज़ एक्चुअली कैलकुलेटिंग द पल्स, और पल्स ही आपके हार्ट रेट को डिटरमाइन करता है। सो तो इट इज़ एक्चुअली डिटेक्टिंग द आर्टरी, और वो आर्टरी है आपका रेडियल आर्टरी। तो आपके हाथ में जो बोन है रेडियस बोन, उसके ऊपर यू कैन सी इस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपको दिख रहा है वहाँ पे आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन फील करता है। जस्ट चेक वेदर वी कैन फील एट द सेम पॉइंट। इट इज़ एट द बेस ऑफ द थंब के साइड का जो बेस है वहाँ पे आपको वो फीलिंग होगा। एंड दीज आर द डिफरेंट अदर पॉइंट्स जहाँ पे हम यू कैन सी हार्ट, यू कैन सी पल्स को फील कर सकते हैं। ओके, दीज आर द पॉइंट्स, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो पल्स किसको कहते हैं? तो इट इज द जर्क और द वेव ऑफ कंट्रैक्शन जो मेजर आर्टरीज में फील होता है जब हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड द ब्लड रशेस इनटू द आर्टरीज। क्योंकि आर्टरी में जैसे ही ब्लड रश होता है आर्टरी का डायमीटर इंक्रीज होता है एंड दैट फ्लक्चुएशन इज फेल्ट लाइक ए पल्स। और ईच हार्ट बीट से एक पल्स यू कैन सी जनरेट होता है। इसका मतलब है कि पल्स जो है उसका फीलिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। तो जितना पल्स हम लोग 1 मिनट में फील करेंगे उतने ही हार्ट बीट्स। सो पल्स रेट देयरफॉर इज इक्वल टू द हार्ट रेट विच इज ऑल्सो 72 पर मिनट। सो दैट्स वाई द डॉक्टर चेक्स द पल्स टू डिटरमाइंस द रेट बाय विच द हार्ट इज बीटिंग। सो कार्डियक आउटपुट क्या होता है ये देखते हैं अभी। तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है स्ट्रोक वॉल्यूम, कि एक हार्ट बीट में ब्लड कितना ब्लड पंप करता है। तो इट इज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय बोथ वेंट्रिकल ड्यूरिंग ए सिंगल हार्ट बीट, और दिस अमाउंट इज 70 ml। एक हार्ट बीट में यू कैन सी एक बार कॉन्ट्रैक्शन से हार्ट 70 ml ब्लड पंप करता है। आधा लंग्स में जाता है, आधा बॉडी में जाता है, 35। सो कार्डियक आउटपुट जो है उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कार्डियक आउटपुट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पंप्ड बाय हार्ट वेंट्रिकल पर मिनट। तो हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो फॉर्मूला इज वेरी क्लियर, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। जो 72 इंटू 70 मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू आएगा 5040 ml, अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स। दोस्तों 5 लीटर ब्लड इज प्रेजेंट इन आवर वॉट बॉडी, और ये 5 लीटर ब्लड जो है हार्ट 1 मिनट में पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है। तो वेरी मच अमेजिंग। और कार्डियक आउटपुट जो है एथलीट का विच आर एक्सरसाइजिंग इज वेरी हाई। तो कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज अगर कर रहा है तो उनका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो अब देखते हैं कार्डियक साइकिल। तो दीज आर द साइक्लिक चेंजेस जो हार्ट में होता है व्हेन इट इज एक्चुअली वर्किंग इन ए रिदमिक मैनर। क्योंकि वी हैव गॉट 4 चेंबर्स, हर चेंबर रिदम से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। और एक कार्डियक साइकिल जो है एक हार्ट बीट के बराबर होता है 0.83 सेकेंड। तो इसके 3 इवेंट्स हैं। तो पहला इवेंट जो है उसको ऑरिकुलर सिस्टोल कहते हैं 0.1 सेकेंड के लिए, जब ऑरिकल यू कैन सी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं 0.3 सेकेंड के लिए। तो 0.1 सेकेंड में ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, 0.3 सेकेंड नेक्स्ट 0.3 सेकेंड में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और फिर रिमेनिंग 0.4 सेकेंड में दोनों चेंबर्स ऑरिकल और वेंट्रिकल वो रिलैक्स होते हैं। तो ये कैसे होता है इसको हम लोग डिटेल में अपने वीडियोस में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इतना इंफॉर्मेशन इनफ। तो हार्ट साउंड, जब हार्ट वर्क करता है तो ब्लड इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द वेल्व्स। वेल्व्स में फ्लैप्स होते हैं, द फ्लैप क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, और फ्लैप के बंद होने से, वेल्व्स के बंद होने से आवाज आता है। तो 2 आवाज आता है, लब ढब लब ढब लब ढब। तो फर्स्ट साउंड इज कॉल्ड लब, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने से आता है। और सेकंड आवाज आता है ढब, जब सेमिनुलर वॉल्व के क्लोजर से आता है। तो एक हार्ट बीट में 2 साउंड आएगा आपको, लब ढब धक 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 धक, ऐसा आवाज आएगा, ढब 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 ढब। और कभी कभी इफ देयर इज अ फॉल्ट इन द यू कैन सी हार्ट वाल्व, तो एक अजीबोगरीब आवाज आती है, लीकेज की आवाज, लब ढब ढब लब ढब। तो दिस एबनॉर्मल हार्ट साउंड जो यू कैन सी हियर होता है इफ द हार्ट वाल्व इज फॉल्टी और लीकी, उसको मर्मर कहते हैं, हार्ट मर्मर कहते हैं।
तो स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर नॉर्मल साउंड्स और एबनॉर्मल साउंड्स के बीच में डिस्टिंग्विश करता है सो दैट द वॉल डिफेक्ट्स इज आइडेंटिफाइड। अब कंडक्टिंग सिस्टम देखते हैं, क्योंकि ह्यूमन हार्ट इज इंडिपेंडेंट टू द ब्रेन टू ए मेजर एक्सटेंट, क्योंकि नर्वस सिस्टम हार्ट के खाली यू कैन सी व्हाट स्पीड को रेगुलेट करता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। अदरवाइज हार्ट खुद अपने आप को यू कैन सी सिग्नल देता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करने के लिए, और इसके लिए हार्ट में खुद स्पेशल यू कैन सी व्हाट टिश्यू होता है, स्पेशल कार्डियक यू कैन सी टिश्यू होते हैं, और उससे कंडक्टिंग सिस्टम या इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट में तैयार हो जाता है। तो इसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें होते हैं यू कैन सी दो नोडल स्पेशल टिश्यूज, जिसको नोडल टिश्यू कहते हैं, जिसमें पहला है साइनो एट्रियल नोड, जिसको सैन कहते हैं, जो आपके राइट एट्रियम के अपर पार्ट में होता है। दिस इज सैन, तो दिस इज सैन हैज बीन रिप्रेजेंटेड, ग्रीन कलर का आपको एक देखो टिश्यू जैसा दिख रहा है, इसी से सिग्नल जनरेट होता है, इनिशिएट करता है ये हार्ट के मूवमेंट को। दूसरा है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड कहते हैं इसको, जो राइट एट्रियम में लोअर साइड में होता है। दिस इज द पोजीशन। और फिर एवियन से निकलता है दो बंडल, वन फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वन फॉर राइट वेंट्रिकल, जिसको बंडल ऑफ हिस कहते हैं। दिस कैरीज द सिग्नल टू ईच एंड एवरी मसल ऑफ द वेंट्रिकल, और टर्मिनल ब्रांचेस को परकिंज फाइबर कहते हैं, जो कार्डियक मसल हर कार्डियक मसल्स तक सिग्नल पहुंचा देता है। तो द फ्लो ऑफ सिग्नल ऐसा है, सैन, एवियन, बंडल ऑफ हिस एंड फाइनली द परकिंज फाइबर्स। और ये प्रोसेस 0.8 सेकेंड में रिपीट होता जाता है, क्योंकि सैन जो है दैट इज साइनो एट्रियल नोड, उसको पेसमेकर भी कहते हैं, ये हर 0.83 सेकेंड में सिग्नल जनरेट करता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग, हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड दैट्स वाई सिंस द हार्ट खुद अपने लिए सिग्नल जनरेट करता है, उसको मायोजेनिक हार्ट भी कहते हैं। तो अभी पेसमेकर किसको कहते हैं, अभी मैंने आपको हिंट दिया। तो पेसमेकर जो है इट इज द टू स्पेशल बंडल्स जो हार्ट में होते हैं, जिसको अभी हमने देखा। इसमें एक एसए नोड है, ये एसए नोड है विच इज द पेसमेकर, और दूसरा एवी नोड जो है पेस सेटर। तो एसए नोड इज द पेसमेकर एंड एवी नोड को पेस सेटर कहा जाता है, जो इंपल्स जनरेट करते हैं जिससे कार्डियक मसल जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एसए नोड को देयरफॉर हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं। तो दिस इज वेरी यू कैन से इंटरेस्टिंग। तो ऐसे नोड ही मेन पेसमेकर है, क्योंकि यही हार्ट के रिदम को मेंटेन करता है। और अगर ये ऐसे नोड खराब हो गया या ठीक से काम नहीं करेगा, तो वी हैव टू फिट एन आर्टिफिशियल यू कैन से मशीन इन द हार्ट। सम पीपल आर हैविंग दैट, देख लेते हैं शॉर्ट में। तो चेस्ट के अंदर या बाहर यू कैन सी हम लोग एक ग्राफ्टिंग करते हैं, जिसको आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। ये तब करते हैं जब एवी नोड और एसए नोड में से कोई एक क्या है खराब हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता है, जिससे हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, विच कैन बी डेंजरस, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो प्री प्रोग्राम जो है यू कैन सी आईडी या सर्किट रहता है, जिससे इलेक्ट्रिकल यू कैन सी व्हाट करंट जो है एसए नोड और एवी नोड को भेजा जाता है। तो उसमें निकल कैडमियम का बैटरी होता है विच इज हैविंग अ लाइफ ऑफ 3 to 7 years। अब देखते हैं हार्ट का रेगुलेशन कैसे होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो मायोजेनिक है, वो ऑटो रिदमिक है, खुद अपने आप को कंट्रोल करता है। लेकिन तब भी यू कैन सी ऑटोनोमस सिस्टम जो हमारे नर्वस सिस्टम का है वो हार्ट को रेगुलेट करता है, सो दैट यू कैन सी द हार्ट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। तो नॉर्मल एक्टिविटी हार्ट जो है उसको नोडल टिश्यू एसए नोड एवी नोड कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हार्ट इज मायोजेनिक एंड ऑटो रिदमिक, बट along with that हार्ट का कंट्रोल इनडायरेक्टली यू कैन सी थ्रू एएनएस होता है। उसमें सिंपैथेटिक नर्व जो अपने नर्वस सिस्टम में पड़ा है वो हार्ट के रेट को इंक्रीज करता है। साथ में यू कैन सी पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है हार्ट बीट को डिक्रीज करता है, और साथ में एड्रिनल हार्मोन्स जो होते हैं जैसे आपका एड्रेनालिन, वो हार्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ओके, तो हार्ट भले खुद अपने आप को यू कैन सी एक्टिवेट करता है, अपने रिदम को यू कैन सी व्हाट जनरेट करता है, लेकिन तब भी देयर इज ए कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। जब ब्लड वेसल की बारी आ गई तो 3 टाइप के ब्लड वेसल्स हैं, और ये तीनों ब्लड वेसल एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं
थ्रू द कैपिलरीज। तो वी गॉट आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। चलिए देखते हैं ये तीनों किस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं। तो डिटेल में हम लोग वीडियोस में देखेंगे। तो वी गॉट आर्टरीज, तो आपको रेड कलर का किस रिप्रेजेंट किया जाता है आर्टरीज को, क्योंकि उसमें जनरली ऑक्सीजन वाला खून रहता है। सो कट सेक्शन में आर्टरीज जो है विल बी सीन वेरी थिक, सो दे आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। वेन्स जो है दे आर थिनर एंड दे आर कॉल्ड कलेक्टिंग वेसल्स, एंड इन दोनों को इंटरकनेक्ट करने का काम करते हैं कैपिलरीज। तो सबसे बड़ा आर्टरीज आयोटा कहलाता है, सबसे छोटा एट्रियोल, एंड वेन सबसे बड़ा वेना कावा कहलाता है और सबसे छोटा वेन्यूल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इंटरकनेक्टिंग वेसल्स जो आर्टरी और वेन को इंटरकनेक्ट करता है, एंड दैट्स व्हाई आई कैन सी द सिस्टम बिकम्स क्लोज्ड। चलो अभी कंपैरिजन करते हैं फटाफट। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी का कंपैरिजन। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन जनरली, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। आर्टरीज हार्ट से अराइज होता है, वेन रीचेस द हार्ट। आर्टरीज ज़्यादा टफ है, थिक है, वेन्स अपोजिट। आर्टरीज लेस इलास्टिक है, वेन्स ज़्यादा इलास्टिक है। आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट होता है, वेन्स में वाल्व्स आर प्रेजेंट ताकि बैक फ्लो ना हो। देन नॉन कोलैप्सिबल आर्टरीज कभी भी पिचकते नहीं हैं, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम। लेकिन वेन्स में अगर ब्लड कलेक्ट नहीं हुआ तो वेन्स दे कैन कोलैप्स। देन आर्टरीज का इनर डायमीटर छोटा होता है, वेन्स का लार्जर। और अभी कैपिलरी की बात करेंगे तो वो आर्टेरियोल्स जो सबसे छोटे आर्टरीज है उनको सबसे छोटे वेन्स, वेन्यूल्स को इंटरकनेक्ट करता है। इसमें वाल्व्स नहीं होते हैं, इलास्टिक होता है लेकिन इट कैन गेट डैमेज्ड वेरी जल्द, फ्रेजाइल है। देन इट इज़ अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड इट इज़ द थिनेस्ट सिंगल लेयर का है, और इसी लेयर से नेचुरली सब्सटेंसेस एक्सचेंज होते हैं एंड इवन WBCs कैन स्क्वीज आउट, जिसको डायपेडिसिस कहते हैं। चलिए भी मेजर वेसल्स देख लेते हैं। सो दिस इज द, यू कैन सी ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर सर्कुलेशन। इसमें आपको मेजर वेसल्स दिख रहे हैं, इसके डिटेल में हम लोग वीडियो में देखेंगे। चलिए डबल सर्कुलेशन देखते हैं। कंसेप्ट क्या है डबल सर्कुलेशन का? दो बार सर्कुलेशन ऐसा भी बोल सकते हैं, नो। तो इट्स द फीचर ऑफ हार्ट of aves and mammals. So it is simply the circulation of two types of blood, oxygenated and deoxygenated blood, without mixing with each other. तो हमारे सर्कुलर सिस्टम में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स नहीं होता है, दे एक्चुअली फ्लो थ्रू टू डिफरेंट सर्किट विदाउट मिक्सिंग विद ईच अदर। तो ब्लड फ्लो होगा ऐसा, बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा और हार्ट से सबसे पहले उसे भेजते हैं लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन, एंड ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द लंग कम्स बैक टू द हार्ट अगेन एंड देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बॉडी। सो बॉडी टू हार्ट टू लंग टू हार्ट टू बॉडी एंड अगेन टू द हार्ट। ओके, तो इसमें लंग के थ्रू जो फ्लो होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी, और बॉडी के थ्रू जो सर्कुलेशन होता है उसको कहते हैं सिस्टमिक। Now, so what is the representation? So this is the representation. So we can learn later. So pulmonary circulation is the circulation when the blood is flowing through the lungs, and systemic circulation is the circulation when the blood is flowing through the different organs of the body. Now, तो अब थोड़ा सा pulmonary circulation के बारे में represent कर लेते हैं. So this is the representation of the pulmonary circulation. कि बॉडी का डीऑक्सीजन ब्लड जो है जब लंग्स के थ्रू गुजरता है तो उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। तो डीऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग एंड ऑक्सीजन ब्लड बैक टू द हार्ट, दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड पल्मोनरी। सो ये रिप्रेजेंटेशन है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंगिंग द डीऑक्सीजन ब्लड बैक टू हार्ट। तो अपर पार्ट और ये है लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट जिसमें ब्रेन है, आपका शोल्डर और हैंड है, और लोअर पार्ट हो गया आपके लेग्स, एब्डोमेन से जो भी ब्लड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। थोड़ा सा सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल जो ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट से बॉडी के हर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता है, एंड दिस इज द, यू कैन सी व्हाट, फ्लो। अभी कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट भले यू कैन सी ब्लड को फ्लो कर रहा है थ्रू बॉडी, लेकिन उसको खुद को भी तो एक्चुअली ब्लड सप्लाई चाहिए। तो थ्रू द हार्ट देयर इज अ सिस्टम ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स, जिसको कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं।
तो इज द सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स जो ब्लड को कार्डियक मस्कुलेचर मतलब हार्ट के मसल्स तक क्या है पहुंचाता है और फिर रिटर्न लेके आता है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. तो हार्ट के सरफेस पे आपको यू कैन सी रेड कलर का है कोरोनरी आर्टरीज और ब्लू कलर का है कोरोनरी वेन्स. तो ये भी हमको पढ़ना है डिटेल में. और एक स्पेशल यू कैन सी पार्ट आपको पढ़ना है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम. हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज वेरी यूनिक क्योंकि जनरली बॉडी के हर पार्ट तक ब्लड सप्लाई होता है और फिर वहाँ से ब्लड वापस हार्ट तक आ जाता है. बट देयर इज ए इनडायरेक्ट वे ओके थ्रू इंटेस्टाइन एंड लंग्स, इंटेस्टाइन एंड लीवर. तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड एक्चुअली रिटर्न आता है वो डायरेक्टली यू कैन सी हार्ट तक नहीं आता है, सबसे पहले वो लीवर में पास होता है और उसी को हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं और इस सिस्टम को हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं. तो सिस्टम जिसमें हिपैटिक पोर्टल वेन जो इंटेस्टाइन के ब्लड को है सबसे पहले लीवर में ट्रांसफर करता है बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द मेन सर्कुलेशन. तो इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. तो देखो वो पार्ट जो मैंने अभी आपको इनलार्ज किया है उसमें दिख रहा है, दिस इज द पार्ट जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कहला जाता है. इसमें इंटेस्टाइन, देखो इंटेस्टाइन इज रिसीविंग द ब्लड, लेकिन उससे जो ब्लड अभी रिटर्न आ रहा है जो ब्लू कलर का सेगमेंट दिख रहा है इट इज नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द हार्ट, वो सबसे पहले लीवर से पास हो रहा है. तो intestine is connected to liver with the help of this hepatic portal vein and this type of you can see system is called hepatic portal system क्योंकि it's very important. तो इसके बारे में importance हम लोग वीडियोस में देखेंगे. अब ब्लड प्रेशर को थोड़ा देखते हैं. तो ब्लड प्रेशर इज नथिंग बट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. तो इस लैटरल प्रेशर जो फ्लोइंग ब्लड एक्सर्ट करता है ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इसको आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो व्हेन द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द आर्टरी इट इज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर एंड दैट प्रेशर इज एक्चुअली अप्लाइंग ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं. और स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर जो है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का रेशियो SBP एंड DBP. तो SBP दैट इज द मैक्सिमम ब्लड प्रेशर जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 120 है और रिलैक्सेशन के टाइम पे होता है 80. तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर 120 तक पहुंचता है और रिलैक्सेशन के टाइम पे 80 होता है. तो इसी रेशियो को हम लोग नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं एंड दिस इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्पिग्मा मैनोमीटर. तो हम लोग डिटेल में हम लोग वीडियोस में स्टडेंगे. और लास्ट पार्ट हमारा आ गया है लिम्फेटिक सिस्टम जो सर्कुलर सिस्टम के साथ मिल के काम करता है. एक पैरेलल सिस्टम है ओके जो टिश्यूज में जनरली कैन सी सप्लाई करता है क्योंकि देयर आर मेनी पार्ट जहाँ तक ब्लड रीच नहीं कर सकता है वहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम ट्रांसपोर्ट का काम करता है. सो द सिस्टम थ्रू विच इंटरस्टिशियल फ्लूइड जिसे लिम्फ कहते हैं वो बॉडी में फ्लो होता है जो ब्लड और टिश्यू के बीच का यू कैन सी मिडल मैन है बिकॉज इट ट्रांसफर द मटेरियल टू दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर ब्लड कैन नॉट रीच और कैपिलरीज आर एब्सेंट. तो लिम्फेटिक सिस्टम के 4 पार्ट है. इसमें पहला है लिम्फ जो ब्लड के प्लाज्मा जैसा ही है ऑलमोस्ट विद ए लिटिल डिफरेंस, जिसमें लिम्फेटिक कैपिलरीज है, वेसल्स है और साथ में द ऑर्गन्स जो लिम्फ को तैयार करते हैं को लिम्फ नोड्स और ग्लैंड्स कहते हैं. तो लिम्फ के बारे में देखते हैं. वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो टिश्यू स्पेसेस में पाया जाता है एंड सेल्स के आसपास रहता है जिसमें सेलुलर पार्ट में होते हैं लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स और आरबीसी नहीं होते हैं. नॉन सेलुलर पार्ट में वाटर एंड द डिसॉल्व सब्सटेंसेस रहते हैं. 94% वाटर, सो दैट्स व्हाई इट इज थिनर देन द ब्लड. देन ये ब्लड कैपिलरी से ऊज होता है और उसमें ब्लड प्लाज्मा के सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन जो है उसको सप्लाई करता है टू द टिश्यूज. सो लिम्फ नोड्स आर द बीन शेप स्ट्रक्चर, ओवल शेप स्ट्रक्चर जो लिम्फेटिक वेसल्स के साथ अटैच रहते हैं. तो दिस इज द लिम्फ नोड विच कैन सी इन द पिक्चर. तो पूरे बॉडी में दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेक में आपने देखा होगा कभी जब आपको इन्फेक्शन है तो दे आर सीन एज अ स्वोलन स्ट्रक्चर. इवन टॉन्सिल जो आपको मालूम है. सो दीज आर द लिम्फ नोड्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे गांठ विच आर इंटरकनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेसल्स. दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स और उनका काम वेरिड है. वो बैक्टीरिया को फिल्टर करते हैं, फॉरेन मटेरियल्स को कैन सी ट्रैप कर लेते हैं और वहाँ पे WBCs को, लिम्फोसाइट्स को स्टोर किया जाता है. एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल टॉन्सिल्स, थाइमस एंड स्प्लीन. देन कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट यू कैन सी लिम्फेटिक वेसल्स जो टिश्यू स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं
तो वो कैपिलरीज के आजू बाजू में रहते हैं लेकिन उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो ब्लू कलर का जो पाथवे दिख रहा है वो वीनस कैपिलरी है। आर्टेरियल कैपिलरी आपको रेड कलर का दिख रहा है, विच आर इंटरकनेक्टेड, लेकिन उन्हीं के आसपास यू कैन सी ग्रीन कलर के जो वेसल्स दिख रहे हैं वो लिम्फेटिक वेसल्स, और उसके एंड्स देखिए वो ओपन नहीं रहते हैं, वो क्लोज्ड रहते हैं। यू कैन सी द ट्यूब, और वो भी सिंगल सेल के रहते हैं जस्ट लाइक अपना कैपिलरीज। और लिम्फेटिक वेसल्स की बात करेंगे तो ये सारे छोटे छोटे जो कैपिलरीज है ये मिल के बड़े वेसल्स बनते हैं विच आर हैविंग ए लार्जर डायमीटर देन द ब्लड वेसल्स। और दो मेन लिम्फेटिक वेसल्स है, लेफ्ट एंड राइट, जिसको डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। और उसमें इंटेस्टिनल यू कैन सी जो विलाई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसमें स्पेशल यू कैन सी लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं जो वाइट कलर के दिखते हैं, मिल्की दिखते हैं, क्योंकि उसमें फैट रहता है जिसको लैक्टियल्स कहते हैं। तो स्प्लीन देखेंगे, स्प्लीन के बारे में आपको लास्ट में स्टडी करना है। तो लार्जेस्ट लिम्फेटिक ग्लैंड है जो एकदम यू कैन सी आपके मुट्ठी के बराबर है, ब्राउन कलर का, हार्ट अपना स्टमक के जस्ट पीछे है, और किडनी जो है उसके ऊपर है। उसका फंक्शन ब्लड वो स्टोर करता है इमरजेंसी के लिए, लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, एंड ग्रेव यार्ड आरबीसी जो पहले मैंने आपको बताया। और बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबीज में यू कैन सी अप टू 1 to 1.5 ईयर, एंड इन द एम्ब्रियोस वो आरबीसी भी प्रोड्यूस करता है अलॉन्ग विद द लीवर। तो फंक्शंस ऑफ लिवर लिम्फ देख लेते हैं। वो मिडल मैन है जो पहले बताया, न्यूट्रिटिव फंक्शन है, ड्रेनेज फंक्शन है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शंस है, एंड डिफेंसिव फंक्शंस है, और फिल्ट्रेशन भी करता है जर्म्स का। तो दीज आर द थिंग्स वी विल स्टडी अगेन इन डिटेल। और अब थोड़ा लास्ट में बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की। तो डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड वेसल एंड हार्ट, तो हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एन्यूरिज्म, वेरिकोस वेन एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट डिजीजेस, कैड, एंजीना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट। तो इनको हम लोग ब्रीफली स्टडी करेंगे एज एन एडिशन, बिकॉज such things we have to learn, and आपके लिए कैन सी थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दिस। कैन सी डिजीजेस शॉर्ट में इन डिजीजेस के बारे में थोड़ा सा बताया है, हम लोग डिटेल में भी थोड़ा स्टडी करेंगे। तो वी हैव गॉट टू लर्न हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजीना चेस्ट पेन जब हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, हार्ट फेलियर जब हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, पंप नहीं कर पाता है, या ब्लड रिसीव नहीं कर पाता है, which is different from the heart attack. So there is a difference between heart failure, heart attack, and you can see cardiac arrest. So with this we have concluded to the introduction of the chapters, the circulatory system, and we have seen the overview of the entire chapter. So thanks for viewing. Bye, and I am going to bring videos one by one so that we can learn each topic in much more detail, so that you can see it will be more interesting.